किसी भी समय की प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था को समझने के लिए हमें उस युगीन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा कि उस युग में परिस्थितियां क्या रही हैं। हम देखते हैं कि सल्तनत काल में जब जो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी उस प्राचीन व्यवस्था में क्या बदलाव आए, और सल्तनतकालीन व्यवस्थाओं को देखते हैं कि किस प्रकार से उनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता था। सुल्तान की स्थिति क्या थी, सुल्तान की अवस्था क्या थी, सुल्तान कितना ताकतवर था और किन किन क्षेत्रों में सुल्तान गवर्न करता था। इसका मतलब ये हुआ कि सुल्तान की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और सुल्तान की जो स्थिति थी, पहले हमें इन दो चीज़ों पे चर्चा करना है। तो सुल्तान की जो स्थिति थी, वास्तव में सुल्तान देखा जाए तो नायब होता था एक मात्र ये खलीफा का। व्यवहारिक रूप से तो सुल्तान के हाथों में सारी शक्तियां थी, राजस्व शक्तियां थी, सैन्य शक्तियां थी, प्रशासनिक शक्तियां थी, न्यायिक शक्तियां थी। व्यवहारिक रूप से तो उसकी ये सभी शक्तियां दिखाई देती हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से सुल्तान के ऊपर भी खलीफा होता था जो प्रतिनिधि होता था अल्लाह का या पैगंबर का। अल्लाह या पैगंबर के प्रतिनिधि के अनुसार ही सल्तनत काल में इन व्यवस्थाओं का इम्प्लीमेंटेशन होता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, इस प्रशासनिक व्यवस्था में सल्तनत जो शब्द बना है, सल्तनत का मतलब होता है सुल्त से बना है ये, यानी जहाँ तक उस सुल्तान का यानी उस राजा का, उस व्यक्ति का जहाँ तक साम्राज्य विस्तृत है, वह साम्राज्य, वह क्षेत्र जो है ना वो सल्तनत कहलाता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसका क्षेत्र है, तो ये व्यवस्था हमने एक्चुअली में सल्तनत कालीन कहाँ से ली, तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पे अधिकतर हमें जो प्रभाव पड़ता है वो अरबी और फारसी का पड़ता है। अरबी और फारसी की व्यवस्थाओं से इन तुर्कियों ने अपने यहाँ यानी तुर्क क्षेत्र में जहाँ पर ये अपनी सल्तनत चलाते थे, अपने यहाँ उन व्यवस्थाओं को काबिज किया यानी इम्प्लीमेंट किया। और इसके बाद जब भारत में सल्तनत की स्थापना हुई तो वही व्यवस्थाएं लगभग भारत के संदर्भ में कुछ तब्दील करते हुए यहाँ की धार्मिक या सांस्कृतिक या भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर उन्हीं व्यवस्थाओं को यहाँ इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया था। प्रशासन के संदर्भ में यदि बात करते हैं तो इनके प्रशासन पर इस्लाम धर्म या इस्लामी व्यवस्था का काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में उलेमा वर्ग का भी काफ़ी प्रभाव रहा है, यानी वर्चस्व रहा है। उलेमा वर्ग के वर्चस्व को कुछ कम करने के लिए कुछ सुल्तानों, अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने प्रयास किए हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये व्यवस्थाएं यानी उलेमा वर्ग को पूरी तरह से इस सल्तनत की व्यवस्था से निष्कासित कर दिया गया हो, ऐसा नहीं है। समय समय पर ये व्यवस्थाएं आती जाती रहीं, उलेमा वर्ग का प्रभाव हमें दिखाई देता रहा। और बात करते हैं यदि कि खलीफा का जो नायब होता था, खलीफा का जो नायब होता था सुल्तान, ये सुल्तान की अपनी पोजीशन क्या थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी राजा होता है तो उसे अपने साम्राज्य को चलाने के लिए एक गवर्निंग पावर की या एक गवर्निंग एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से हम सुल्तान की मंत्री परिषद को देखते हैं। सुल्तान को अपनी सत्ता को चलाने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। इस मंत्री परिषद में मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो है ना अधिकारी होते थे या एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। तो इसके अपने साम्राज्य को अगर देखते हैं कि उसके अपने साम्राज्य में क्या होगा, तो देखो कोई भी साम्राज्य होता है तो साम्राज्य जो है वो प्रांतों में बटा होता है, एक तरह से प्रांत जिलों में बटे होते हैं, यानी छोटी छोटी इकाइयों तक जाते हों। अंत में जो छोटी इकाई होती है ग्रामीण व्यवस्था होती है। तो इसी प्रकार से सल्तनत में भी देखते हैं, तो प्रांतों में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो प्रांतपतियों के अधीन होती हैं, यानी एकता कहा गया है इन्हें, और एकता और मुक्ति या वलियों के अधीन होती हैं, जिनका विश्लेषण हम एकतादारी व्यवस्था में अगले चरण में करेंगे। या हम केंद्रीय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय व्यवस्था जो थी इनकी यानी केंद्रीय मंत्री परिषद जो इनकी थी, इस केंद्रीय मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे। सुल्तान प्रशासनिक व्यवस्था का हेड होता था। सुल्तान के पद के अधीन प्रशासनिक पावर, सैन्य पावर, न्यायिक पावर और राजस्व पावर, इन सब व्यवस्थाओं का वो प्रधान होता था। लेकिन इसके साथ ही एक और अमीरात होती थी, जिससे जो उनके मंत्री परिषद होते थे उसे अमीरात या अमीर कहा गया है। अमीर का पद जो है ना काफ़ी प्रभावशाली होता था, और इन पदों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए थे। यानी कोई सैन्य विभाग दिया गया था, किसी को राजस्व विभाग, किसी को राजस्व वसूली का विभाग, किसी को डेवलपमेंट विभाग। इस प्रकार से तमाम प्रकार के इन अमीरों को विभाग दिए गए थे जो इसकी मंत्री परिषद में, केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल थे।
यहाँ पर हम केंद्रीय मंत्री परिषद की अगर बात करते हैं कि इनकी जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती थी ये मजलिस ए खलवत कहलाती थी। मजलिस ए खलवत में मंत्री परिषद बैठ के अपने कार्यों का यानी मंत्री बैठ के अपने कार्यों का संचालन करते थे। मजलिस का मतलब होता मजमा शब्द से बना है, मजमा का मतलब होता है बहुत सारे लोग जहाँ बैठे, और खलवत का मतलब होता है कार्यों का संचालन। तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पे मंत्री अपने कार्यों का संचालन करते थे उस व्यवस्था को मंत्री परिषद कहा गया है, यानी मंत्री परिषद यानी मजलिस खलवत हुआ। यहाँ पर एक चीज़ और आती है वर्र ए खास, यानी सुल्तान मजलिस ए खलवत में मंत्रियों की मीटिंग लेता था, उन्हें आदेश देता था, उन्हें कार्य संचालन के लिए प्रेरित करता था, और कितना कार्य हुआ है उस कार्य के लिए उनका लेखा जोखा लेता था, उनकी जानकारी लेता था मजलिस खलवत में। दूसरा आता है वर्र एक खास। खास का मतलब होता है, खास मतलब जो बहुत नज़दीक हो या बहुत आपके बिल्कुल साथ में हो या बिल्कुल पास हो, अजीज़ हो, जिसको बोलते हैं ना अजीज़। तो वर्र खास का मतलब होता है कि यहाँ पर उन अमीरों की बैठक होती थी। जो वर्र खास होता था एक भवन होता था एक प्रकार से, जो अजीज़ अमीर होते थे उन अजीज़ अमीर मलिक या रईस लोगों की बैठक होती थी सुल्तान के साथ। वह स्थान जो है वर्र खास कहलाता था। वर्र ए आज़म, वर्र ए आज़म का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पे सुल्तान विद्वानों से मिलता था, उलेमा वर्ग से मिलता था, काजी से मिलता था, और इन सब से मिलके अपने राजकीय कार्यों को पूरा करता था। वो वर्र ए आज़म कहलाता था। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद आता है वो था वज़ीर। देखो वज़ीर का पद जो है ना, ये अब्बासी खलीफाओं के समय से चला आ रहा है ईरान में। इस पद का सृजन भारत के संदर्भ में नहीं हुआ था, बल्कि भारत से बहुत पहले इस पद का सृजन हुआ था। और जब ये अब्बासी खलीफाओं के समय ईरान से जो है ना धीरे धीरे टर्की में आया, और टर्की से जो है ना ये हिंदुस्तान में सल्तनत काल में आया। वज़ीर यानी एक तरह से प्राइम मिनिस्टर होता था। सुल्तान का जो प्रधानमंत्री होता था उसे हम जो है ना वज़ीर कहते थे। ये वजारत से बना है ये शब्द। यह राजस्व का प्रमुख अधिकारी था। यह लगान व्यवस्था यानी कर व्यवस्था को निर्धारण करने वाला प्रमुख अधिकारी था। ये कर वसूल करने वाला प्रमुख अधिकारी था। ये सैन्य व्यय जो सैनिकों पर व्यय किया जाता है उसका प्रधान अधिकारी था। और मतलब किसी भी प्रकार के राजस्व की वसूली, राजस्व का व्यय, लेखा जोखा जांचना और लेखा जोखा के संदर्भ में जो अपन उसको कह सकते हैं बजट बनाना और बजट को पेश करना, ये जो है ना वजारत का काम था। वजारत डिपार्टमेंट और वज़ीर का काम था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वज़ीर के अधीन बहुत सारे अधिकारी होते थे। देखो जो प्रांतपति होते थे यानी मुफ्ती या वली होते थे, जो इक्तादार होते थे, उन इक्तादारों के राजस्व प्रबंधन के निरीक्षण करना भी इसका काम था वज़ीर का। और इसके साथ साथ जो है और भी इसके अधीन कुछ पद होते थे, उन पदों के निरीक्षण का भी राइट्स इसका था। जैसे राजकीय कारखाने हैं, तो राजकीय कारखाने के जो आय हुई है राजकीय कारखानों से उसकी आय की ये जांच करता था। यानी सभी प्रकार से इनकम ऑफ सोर्सेज जो होते थे, सभी प्रकार के इनकम ऑफ सोर्सेज का ये हेड होता था। और इसके बाद जो है ना ये अपनी पूरी रिपोर्ट जो है ना सुल्तान को प्रस्तुत करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वज़ीर और सुल्तान के संबंध समय समय पर बदलते रहे। जब वज़ीर बहुत ताकतवर हो जाता था और सुल्तान कमज़ोर हो जाता था तो सुल्तान का पद खतरे में दिखाई देता था। अगर सुल्तान बहुत ताकतवर है और वज़ीर कमज़ोर है, अमीरात कमज़ोर है, तो सुल्तान का वर्चस्वशाली पद दिखाई देता था। और सुल्तान जो कार्य करता था वही बहुत ही ताकतवर तरीके से कार्य करता था। कहने का मतलब है सुल्तान की स्थिति काफ़ी मजबूत होती थी और सुल्तान अपने हिसाब से जो काम करना चाहता था उसी प्रकार से वो काम करता था, निर्बाध रूप से, बिना किसी रोक टोक के। एक तरह से जो साम्राज्यवादी व्यवस्था के तहत काम होता है उसी प्रकार से कार्य करता था। यहाँ पर एक और होता है कि जो वज़ीर के कार्य के संचालन के लिए दीवाने विजारत यानी राजस्व विभाग उसके अधीन होता था। दीवाने इमारत, इमारत का मतलब होता है लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग उसके अधीन होता था। और भी जो आय व्यय से संबंधित थे वो सभी विभाग इसके अधीन होते थे। और इनके सहायक के रूप में जो है ना नायब वज़ीर हुआ करता था। जैसे वज़ीर के काम अगर बहुत ज़्यादा होते थे, बर्डन ज़्यादा होता था, तो उसका असिस्टेंट नियुक्त किया जाता था, जैसे नायब वज़ीर कहा जाता था। मुशर्रफ ए मुमालिक यानी महालेखाकार, ये भी वज़ीर के अंतर्गत ही कार्य करता था।
मुस्तफ़ी जो है ना, मुस्तफ़ी जो है ना, ये मुस्तफ़ी जो ये महालेखा परीक्षक होता था, ये भी सुल्तान के अधीन कार्य करता था। और खजांची जो होता था, जो खजाने का इंचार्ज होता था, ये भी जो है ना वज़ीर के अंतर्गत कार्य करता था। यानी वज़ीर के अंतर्गत बहुत सारे जो अधिकारी थे वो कार्य करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं, हमें ध्यान देने की बात यह है, दीवान वजारत यानी राजस्व विभाग, मुशर्रिफ ममालिक यानी महालेखाकार, मुस्तफ़ी यानी महालेखा परीक्षक, खजांची और आपका दीवान इमारत यानी लोक निर्माण विभाग, ये विभाग सब वज़ीर के अधीन थे। अगले हम बात करते हैं दीवान वकूफ़। वास्तव में यह दीवान वकूफ़ का पद जो है ना, ये सल्तनत काल में ही ईजाद हुआ था इसका। और सल्तनत काल में जलालुद्दीन खिलजी के समय यह पद अस्तित्व में आया था। और जलालुद्दीन खिलजी के समय इस पद का जो मुख्य कार्य था वो व्यय की देखभाल करना है, कहाँ पर कितना व्यय किया जा रहा है उसका देखभाल करने के लिए जलालुद्दीन ने इस पद का सृजन किया था। अगला जो हमारा जो केंद्रीय पद आता है दीवान मुस्तखराज। खराज, देखो मैंने आपको बताया था कि खराज जो है वो रेवेन्यू कहलाता है, राजस्व विभाग कहलाता है। खराज राजस्व होता है। तो दीवाने मुस्तखराज का मतलब होता है राजस्व विभाग। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय ये विभाग अस्तित्व में आया था। और ये जो राजस्व वसूल करने के लिए और राजस्व का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी था और उसका हिसाब किताब रखता था राजस्व से संबंधित। यानी खराज जो होता है वो कर होता है जो उत्पादन का एक निश्चित भाग सुल्तानों के द्वारा किसानों से लिया जाता था। इसके बाद आता है दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही, देखो यह कृषि विभाग से संबंधित विभाग था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय इजाद हुआ था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह अस्तित्व में आया था। और दीवाने अमीर कोही की जो स्थापना का उद्देश्य रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब नकदी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को जब ऋण बांटा था और इसके बाद उसने ये निरीक्षण करवाया कि किसानों ने कितना नकदी फसलों का उत्पादन किया है या किस प्रकार से किया। उसकी योजना फेल हो गई वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कृषि विकास के लिए ये उसने एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर दिया था। इसलिए जो है ना दीवाने अमीर कोही यानी कृषि विभाग से संबंधित है। अगला हम बात करते हैं कि दीवाने आरिज। देखो दीवाने आरिज बहुत महत्वपूर्ण विभाग था, खास तौर से ये बलबन के समय में अस्तित्व में आया था। और बलबन के समय इस विभाग की कुछ अधिक ही जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, क्योंकि ये सेना से संबंधित विभाग था। ये सेना की नियुक्ति, सेना के सैन्य हथियारों को उपलब्ध कराना, उनके घोड़ों को उपलब्ध कराना, उनके जो वस्त्र हैं या वर्दी अर्दी है उसको उपलब्ध कराना, और हुलिया और दाग प्रथा और सैन्य निरीक्षण, सेना को जो है ना वो प्रशिक्षण पर भेजना, शिकार करने के लिए भेजना जिससे कि सेना ट्रेंड बनी रहे। इस प्रकार से जो है ना ये विभाग काम करता था। दीवाने आरिज जो बलबन के समय ईजाद किया गया था। अगला है दीवाने इंसा। दीवाने इंसा यानी पत्राचार का विभाग। दीवाने इंसा यानी पत्राचार का इस विभाग का राजकीय पत्रों को प्रेषित करना, राजकीय पत्रों को लिखना, राजकीय आदेशों को लिखना, विदेशी आदेशों को स्वीकार करना, विदेशी आदेशों को सुल्तान तक पहुंचाना और उनकी समझ बताना कि किस प्रकार के आदेश हैं, किस देश के क्या पत्र आए हैं, किस व्यवस्था के क्या पत्र आए हैं, अमीरों के क्या पत्र आए हैं, इक़्तिदारों के किस प्रकार के पत्र आए हैं और किस प्रकार से इक़्तिदारों को पत्रों के द्वारा सूचित करना है। ये सारी की सारी जानकारियां हैं दीवाने इंसा में रहती थी और ये जो है ना पत्राचार से संबंधित विभाग था। इसके अगला जो विभाग आता है दीवाने रसालत। रसालत एक्चुअली में रसूल से बना है। इसमें थोड़ा सा प्रारंभिक चरण में विवाद रहा है। रसूल से मतलब होता है ईश्वर से, तो कुछ लोग इसका मानते थे कि ये धर्म से संबंधित विभाग है, लेकिन वास्तव में अब इसमें कोई दो राय नहीं रहा है। काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया है कि दीवाने रसालत जो है ना ये विदेश मंत्रालय था। विदेशों से जो संधियाँ होती थी सुल्तान की या दूसरे देशों से जो संधियाँ होती थी यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की, इससे संबंधित विदेशी जो एक तरह से एम्बेसडर आते थे यहाँ पर या यहाँ से जो विदेशों में एम्बेसडर भेजे जाते थे, तो ये दीवान जो रसूल है ये यानी रसालत है, दीवान रसालत, तो ये दीवान रसालत के अधीन होता था किस एम्बेसडर को कहाँ नियुक्त करना है, किस राज्य के पास भेजना है और दूसरे राज्यों के एम्बेसडरों का स्वागत करना, उनके ठहरने की व्यवस्था करना, सुल्तान से मिलने का उनका समय और तिथि तय करना और उनके जो है ना मतलब
टोटल उसी से संबंधित ये काम करता था। अगला जो आता है नायब ममलिकात, बहराम शाह के समय ये पद उभर के आया था जब सुल्तान की स्थिति कमज़ोर होने लगी और जब अमीरात की ताकत बढ़ने लगी और जब समय समय पर जल्दी जल्दी सुल्तानों को जो है ना उतार फेंका गया पद से, ऐसी स्थिति में जो है ना एक मध्यस्थ के रूप में एक पद का सृजन हुआ था जिसे नायब ममलिकात कहा गया। बहराम शाह, यहाँ इस पद का मतलब होता है एतगीन, इस पर जो पहला व्यक्ति था एतगीन, ये इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति था जो दीवान ममलिकात के पद पर बैठा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुल्तान और वजीर के बीच में एक पद का सृजन किया गया था। यह पद इतना ताकतवर हो गया था कि बिना दीवान नायब ममलिकात के, बिना नायब ममलिकात के सुल्तान किसी अमीर से नहीं मिल सकता है, और बिना इसके, इस पद के यानी बिना इस अधिकारी के कोई अमीर सुल्तान से नहीं मिल सकता है। एक तरह से ये मध्यस्थ का कार्य कर रहा था। इसने वजीर की ताकत को कम कर दिया था, इसने अमीरों को सुल्तान से मिलने से रोक दिया था जिससे सुल्तान सुरक्षित रहे, और एक दूसरी तरह से इसने सुल्तान को नज़रबंद कर दिया था। यानी इस पद ने सुल्तान के पद को लीड कर लिया था। आगे चल के इस पद की जो है ना शक्ति को कम करने के लिए जो है ना फिर से इसकी शक्तियों को तोड़ा गया था, यानी कमज़ोर किया गया था। अन्यथा ये पद जो है ना फिर एक तरह से सुल्तान को लीड कर जाता और सुल्तान को नज़रबंद करके कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने लगता, तो आगे चल के इसका प्रभाव कम हो गया था। हालांकि फिर आता है सद्र उस शूद्र। सद्र उस शूद्र से मतलब ये धार्मिक विभाग था, धर्म से संबंधित सभी कृत्यों को सद्र उस शूद्र करता था। यहाँ पर जो है ना काजी और सद्र उस शूद्र के पद पर एक ही व्यक्ति बैठता था सामान्य रूप से, लेकिन कभी कभी अलग व्यक्तियों को भी इन पदों पर बिठाला गया है। काजी न्यायाधीश होता था जिसे काजी उल कुजात भी कहा गया, ये प्रधान न्यायाधीश होता था काजी उल कुजात, जो मतलब न्याय करता था, सभी प्रकार के न्याय के निर्णय देता था, और इसकी सहायता के लिए जो है ना मुफ्ती होता था। और इसके बाद यही अंतिम पद नहीं था न्याय का, काजी उल कुजात अंतिम पद नहीं था। अंतिम जो आप निर्णय के लिए जो अपील कर सकते थे वो सुल्तान के पास आप अपील कर सकते थे। सुल्तान जो है ना वो अंतिम अपील करता जो पद था, और इसके बाद जो है ना यहाँ पे ऊपर आप अपील नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो काजी और जो आपका सद्र शूद्र होता था, तो एक ही व्यक्ति बैठा था। सद्र शूद्र जो जितना भी धार्मिक कृत होते थे उनके लिए पैसा दान करने की सिफारिश करता था। मदरसे हुए, मकतबे हुए, मज़ार हुए, या जो धार्मिक कृत होते थे इस्लाम धर्म से संबंधित, उन सब के लिए ये रिकमेंड करता था और उन्हें धन प्रोवाइड करवाता था। इसकी कुछ सीमाएं थीं, इतने सीमा तक जो है ना ये धन जो है ना निर्बाध रूप से बिना सुल्तान को सूचित किए और व्यय कर सकता है, यानी रिकमेंड कर सकता है। अगर एक निश्चित राशि से ज़्यादा धन रिकमेंड करना है तो सुल्तान की सलाह ली जाती थी, और इसके बाद जो है ना वो रिकमेंड करता था। और ये सद्र उस शूद्र ये धार्मिक सलाहकार भी होता था सुल्तान का, यानी सुल्तान जब धार्मिक कृत्य करता था या कोई ऐसे कृत्य करता था जिससे कि कोई धर्म पे चोट ना पहुँचे, तो ये धार्मिक सलाहकार होता था। इसका काफ़ी महत्व था सल्तनत काल में। इसके बाद आता है दीवान ए वरीद। वरीद देखो मैंने आपको बताया, तो जहाँ भी वरीद शब्द आ जाए तो वहाँ पे आप गुप्तचर से समझिए। तो दीवान वरीद जो होता था, दीवान वरीद यानी गुप्तचर विभाग होता था। वरीद भी दो प्रकार के होते थे। एक तो वरीद होता था जो राजकीय वरीद होता था, यानी राजकीय गुप्तचर होता था। एक मुन्निया होता था। ये मुन्निया का जो सृजन हुआ था ये अलाउद्दीन खिलजी के समय उसकी बाजार व्यवस्था की सारी जानकारी देने के लिए मुन्निया नामक वरीद का जो है ना सृजन हुआ था। और ये मुन्निया नामक वजीर जो है ना प्राइवेट डिटेक्टर होता था, यानी प्राइवेट एक तरह से गुप्तचर होता था जिसको किसी खास काम के लिए लगाया जाता था, खास काम का मेहनताना दिया जाता था, और जब वो कार्य पूरा हो जाता था तो इसके बाद उसे जो है ना टर्मिनेट कर दिया जाता था अथवा कोई और काम दिया जाता था। ये राजकीय पेमेंट पाने वाला व्यक्ति नहीं था, जबकि वरीद जो है ना राजकीय गुप्तचर था। ये गोपनीय तरीके से राज्य की संपूर्ण जो जानकारियां हैं वो सुल्तान को या संबंधित विभाग को जो है ना प्रेषित करता था। तो आपका ये जो है ना जो वरीद का पद है, ये वरीद का जो डिपार्टमेंट है ये गुप्तचरों का डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट था। इसके अलावा जो है ना दीवान ए वरीद के अलावा एक संदेश वाहक होता था, डाक चौकियाँ होती थी हैं, और तमाम प्रकार के जो है ना डिपार्टमेंट, छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते थे, जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट किसी बड़े डिपार्टमेंट से अटैच थे। इसके बाद आता दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका सृजन हुआ था। वास्तव में ये विभाग बहुत ताकतवर विभाग था। वास्तव में इस विभाग का एकदम तेजी से प्रभाव बढ़ा था। इसका तेजी से प्रभाव बढ़ने का जो कारण था वो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था था। उसने अपने बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस विभाग का एक अलग से इस विभाग का सृजन किया था, जो उसके तीनों प्रकार के जो बाजार होते थे, यानी वस्त्र बाजार, मवेशी बाजार और जिन्स बाजार। जिन्स बाजार का यहाँ पे अर्थ है कि जो गेहूँ, चावल वगैरह इस टाइप के जो खाने पीने के जो खाद्य उत्पाद होते थे उनसे संबंधित बाजार, उनकी जो निश्चित राशियाँ तय की गई थी प्रत्येक प्रोडक्ट की, उनकी जो मापतौल प्रणाली तय की गई थी, उनमें जो बिल्कुल कठोर नियंत्रण रखा गया था। इस संपूर्ण नियंत्रण को जो है ना दीवान रियासत विभाग देखता था, और इसी दीवान रियासत विभाग के अधीन मापतौल का विभाग भी आता था। एक आता है दीवान मुस्त खराज। दीवान मुस्त खराज विभाग जो है ना ये अलाउद्दीन खिलजी के समय आया था। ये जो राजस्व रेवेन्यू था, बकाया रेवेन्यू, जो बकाया रेवेन्यू था, उस बकाया रेवेन्यू को कलेक्शन के लिए इस विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो ये जिन जिन किसानों पर या जिन जिन इक्तादारों पर, जिन जिन जमींदारों पर जो पिछली राशि बकाया है उसको वसूल करने के लिए जो है ना दीवान मुस्त खराज जो है विभाग स्थापित किया गया था। तो अब तक हम देखते हैं, अब तक हमने उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जिन जिन डिपार्टमेंटों को पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि ये 8 से 9 डिपार्टमेंट बड़े डिपार्टमेंट हैं। आपको इन डिपार्टमेंट को लिखना चाहिए, इनके हिंदी अर्थ जो मैंने बताए उनके हिंदी अर्थ वहीं पर लिख देना चाहिए, जिससे आपको ये पता रहे कि ये विभाग किससे संबंधित था। क्वेश्चन यहीं से फॉर्मेट होते हैं। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन पकड़ने में सक्षम है और कौन सा विभाग किसके समय सृजित हुआ था, कौन सा विभाग अब्बासी खलीफाओं यानी तुर्कियों की अपनी परंपराओं से चला रहा है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बाद अब हम चर्चा अगले चरण में जो है ना उनके वित्त व्यवस्था के बारे में करेंगे। उनकी खराज यानी खराज व्यवस्था या जो हम टैक्सेशन है, टैक्सेशन के बारे में जो है चर्चा करेंगे। क्रमिक रूप से मैंने जो आपको बताया था ये इसका पहला पार्ट है, और रेवेन्यू सिस्टम का ये पहला पार्ट है। उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड रेवेन्यू सिस्टम है उसका पहला पार्ट है। इसको मैंने 4 भागों में बांट कर देखा है। ये पहला भाग है, इसके बाद 3 भाग और आएंगे। उन 3 भागों को भी आप जो है ना गहराई से उसका विश्लेषण कर सकते हैं, गहराई से देख सकते हैं। तो आपको सल्तनत कालीन पूरी उनकी राजनीतिक व्यवस्था, पूरी उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी राजस्व व्यवस्था, उनका स्थापत्य किस प्रकार का स्थापत्य वो अगले चरण में देखा जाएगा। इन सबको जो है ना आप एक अच्छी तरह से पकड़ बना सकते हैं, अच्छी तरह से जो है ना इसे देख सकते हैं।